हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नया चैप्टर क्लास 11th फिजिक्स का, और वो है वेव। तो वेव चैप्टर जो है वो 70 में से 5 नंबर का है आपका। यानी एक तरह से कहा जाए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर, 5 नंबर बहुत होते हैं 70 में से, ठीक है ना बेटा। तो इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर हम वेव की बात करते हैं तो वेव क्या है। तो वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो कि उस मीडियम के थ्रू प्रोपागेट करता है, किसी भी मीडियम के थ्रू प्रोपागेट करता है। प्रोपागेट करने का मतलब ट्रैवल करता है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और यहाँ पर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे ऐसा होता कैसे है। जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हो, तो जब पानी में पत्थर फेंकते हो तो पानी के अंदर हलचल पैदा हो जाती है, यानी एक तरह से कहा जाए तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाती है, और उसी को हम लोग वेव कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप पानी को ऊपर से देखेंगे, यानी अगर आप उसका टॉप व्यू देखेंगे, तो आपको कुछ ऐसा सा नजर आएगा। यानी एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स नजर आएंगे। तो ये पानी का टॉप व्यू है, ठीक है। अगर आप इसी को सामने से देखोगे तो सामने से देखने पे ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यानी पानी का जो मूवमेंट होगा वो कुछ ऐसा सा होगा, ठीक है। आप जैसे बाल्टी में पानी लीजिए और उसमें ऐसे पत्थर फेंक दीजिए, तो आप देखेंगे पानी के अंदर ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स कब नजर आ रहे हैं, जब हम इस पानी को ऊपर से देख रहे हैं। और वही अगर कोई नदी है और उसमें आपने पत्थर फेंका तो पानी इस तरह से ऊपर नीचे करता है, ठीक है। तो ये आपको सामने से देखने को मिलता है, यानी कि ये आपका फ्रंट व्यू हो जाता है, ये आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका टॉप व्यू है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि पानी में पत्थर फेंकने से आपका पानी डिस्टर्बेंस क्यों हो जाता है, यानी वो पानी ऐसे ऊपर नीचे क्यों करने लगता है। तो उसकी वजह ये है कि जब आप पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब वो पत्थर पानी में गिरता है तो पानी के जिन भी पार्टिकल्स के साथ वो फिजिकली कांटेक्ट में आता है उन सभी पार्टिकल्स को वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, और जैसे उनको एनर्जी मिलती है वो अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर ये एनर्जी इनसे इनके बगल वाले पार्टिकल्स को मिल जाती है, फिर वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। फिर यही एनर्जी उनके अगले पार्टिकल्स को मिल जाती है, वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो एनर्जी है ये इस मीडियम में पूरी तरह से फैल गया, ठीक है। तो ये एनर्जी जो ये सभी डायरेक्शन में फैल जाती है, यानी एक तरह से कहा जाए तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये सभी डायरेक्शन में फैल जाती है, और जिस जिस पार्टिकल को एनर्जी मिलती जाती है वो सभी पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट करने लग जाते हैं, ठीक है। सो बात समझ में आ रही है कि वेव प्रोड्यूस कैसे हो रही है। तो जो आपने पत्थर फेंका था उस पत्थर की काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती जाएगी वो अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और यहां समझने वाली बात यह है कि आपका जो वेव है वो तो एक एंड से दूसरे एंड चला गया, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वहीं के वहीं हैं, यानी वो अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर आप इसे समझना चाहते हैं और मैं आपको डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दूं, तो मैं कह सकता हूं जैसे मान लिया आपके घर पे लेंटर डल रहा है, तो जब लेंटर डलता है तो क्या होता है, बहुत सारे मजदूर आते हैं और सभी मजदूरों को आपने देखा होगा कुछ कुछ दूरी पे वो जाके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो मसाला बनाने वाली मशीन होती है। तो बेसिकली होता क्या है, एक मजदूर आता है, यहाँ पे तसला रखता है और यहाँ से भरा हुआ तसला लेता है और बगल वाले मजदूर को ले जाके दे देता है, फिर वहां से खाली तसला लेता है और यहाँ लाके दे देता है, फिर यहाँ से भरा तसला लेता है अगले मजदूर को देता है। तो ये प्रोसेस सभी मजदूर कर रहे हैं, और इस तरीके से आप देख रहे हो कि कोई भी मजदूर सिर्फ अपनी ही मीन पोजीशन के आगे पीछे घूम रहा है। बाकी आपका वो जो तसला था, यानी जो एनर्जी थी, वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गई। तो यहाँ एनर्जी तो एक एंड से दूसरे एंड ट्रांसफर हो गई, लेकिन जो मीडियम का पार्टिकल था वो अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करने लगा। बात क्लियर होती है। अब यहाँ पे वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन और मीडियम के पार्टिकल के ऑसिलेशन की डायरेक्शन पे हम वेव को दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं।
पहला हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव और दूसरा हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो फिलहाल ये जो वेव आपको दिख रही है आपका ट्रांसवर्स वेव ही है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि वेव इस तरीके से आपकी आगे बढ़ रही होती है और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप मीडियम के पार्टिकल की डायरेक्शन देख लीजिए और वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन देख लीजिए, आपको दिखेगा कि दोनों के बीच एंगल 90 का है। तो अगर एंगल 90 का है तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे जो वेव है वो आपका ट्रांसवर्स वेव है। और ट्रांसवर्स वेव के केस में यहाँ पर एक पोजीशन आता है जिसे हम लोग क्रेस्ट कहते हैं और यहाँ पर एक जो पोजीशन है इसे हम लोग ट्रफ कहते हैं। तो क्रेस्ट और ट्रफ का मतलब क्या है? तो क्रेस्ट का मतलब है द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊपर की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला जो पोजीशन है उसे हम क्रेस्ट कह देते हैं और नीचे की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला जो पोजीशन है उसे हम ट्रफ कहते हैं। तो ध्यान रखिए क्रेस्ट और ट्रफ दोनों ही पोजीशंस हैं, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है और दोनों ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स वाली पोजीशन है। तो इन्हें हम लोग क्रेस्ट और ट्रफ कहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि हमारा जो वेव है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों के बीच एंगल कितने का हो गया? 90 का। तो ये जो वेव हो गई ये कैसी है? तो इसे हमने कहा ट्रांसवर्स वेव। सेम ऐसे ही आपका एक दूसरी वेव भी आती है जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा होता है। तो यहां पे बेसिकली आपको दो रीजन्स नजर आ रहे होंगे। एक रीजन ऐसा है जहां मीडियम के पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं और इस रीजन को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। तो कंप्रेशन का मतलब वो रीजन जहां मीडियम के पार्टिकल्स बहुत पास पास हों। और दूसरा रीजन होता है जहां मीडियम के पार्टिकल्स आपको काफी दूर दूर नजर आते हैं, तो उस रीजन को हम लोग कहते हैं रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है रेयरफेक्शन यानी जहां चीजें रेयर हो, यानी जहां पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो, तो उसे हम लोग रेयरफेक्शन कह दे रहे हैं। और कंप्रेशन नाम से ही पता चल रहा है चीजें कंप्रेस्ड है यानी बहुत पास पास है, यानी वो रीजन जहां मीडियम के पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं उसे हम लोग कंप्रेशन कह दे रहे हैं और वो रीजन जहां मीडियम के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं उसे हम लोग रेयरफेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? तो यहाँ पर जब वेव ऐसे आगे की तरफ बढ़ रही है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही मीन पोजीशन पे इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं। यानी वो जो मजदूरों वाला मैंने एग्जांपल दिया था उसमें सभी मजदूर इसी तरीके से तो ऑसिलेट कर रहे हैं और तसला जो है एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गया था, ठीक है। तो ये आपका जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो मजदूर वाला ही एग्जाम्पल है। बात क्लियर होती है? तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो वेव है वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है और यहाँ जो मीडियम का पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन और मीडियम के पार्टिकल के ऑसिलेशन की डायरेक्शन दोनों ही सेम है, यानी अगर दोनों सेम होगी तो उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कह देंगे और अगर मीडियम के पार्टिकल के ऑसिलेशन की डायरेक्शन और वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसे हम लोग ट्रांसवर्स वेव कह देंगे। सो फिलहाल आपको दो तरह की वेव समझ में आ रही है और ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया था ये क्लासिफिकेशन बेसिकली मैंने वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन और मीडियम के पार्टिकल के ऑसिलेशन की डायरेक्शन के आधार पे किया था। अब अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जैसे ट्रांसवर्स वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या है? तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल आपका लाइट वेव्स, ये जो सनलाइट आ रही है ये आपका ट्रांसवर्स वेव का ही एग्जांपल है, ठीक है। और लाइट के अंदर आपकी सारी ही वेव्स आ जाती है, जैसे आपका माइक्रोवेव्स हो गया, एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, ये सब की सब आपकी ट्रांसवर्स वेव का ही एग्जांपल है। और अगर मैं साउंड वेव की बात कर दूं तो जो हमारा साउंड वेव है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है, ठीक है। तो यानी कि हम जो बोल रहे हैं तो वो आप तक जो पहुंच रहा है वो किस तरीके से पहुंच रहा है? तो इस तरीके से। तो यहाँ पर सभी मीडियम के पार्टिकल्स इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं और जो मेरा साउंड वेव है वैसे आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है।
सो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है वो इस आधार पे किया था। अगर हम चाहें तो वेव को हम लोग मीडियम के आधार पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि तो बच्चों अगर आप चाहो तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, हालांकि कोई पूछेगा नहीं आपसे कि वेव क्या होती है, लेकिन फिर भी तो मीडियम के आधार पे अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मीडियम के आधार पे अगर बात कर दूं तो हम वेव को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक हो गया आपका मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और दूसरा हो गया नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आपको एक मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, यानी यहां पे हमारा मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहां पे हमारे वेव को प्रोपागेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, और इस तरह की वेव को मैं मैकेनिकल वेव कहता हूं। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं वाटर वेव्स। जो हमारी वाटर वेव्स है वो मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है। सोचो पानी में वो जो तरंग बन रही थी या वो जो डिस्टरबेंस हुआ था वो तभी ना संभव है जब वेव पानी हो। अब तालाब में अगर पानी ही नहीं है तो वाटर वेव बनेगा कैसे? तो वाटर वेव को ट्रैवल करने के लिए वाटर की जरूरत है। ऐसी आपका सेस्मिक वेव, यानी जो अर्थक्वेक के टाइम पे जो वेव्स आते हैं उसी को हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं ना। तो वो जो सेस्मिक वेव्स हैं उनको भी तो ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। अगर सोचो पृथ्वी ही ना होता तो उस सेस्मिक वेव कहां पे ट्रैवल करती? तो यानी आपका जो सेस्मिक वेव है वो भी आपका मैकेनिकल वेव का ही एग्जांपल है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं साउंड वेव की, तो हमारा जो साउंड वेव है ये भी मैकेनिकल वेव का ही एग्जांपल है। कैसे? देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं ये चाहूं कि मैं आपको चांद पे ले जाके पढ़ाऊं तो क्या ये संभव है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि चांद पे ले जाके मैं आपको पढ़ाने के लिए बोलूंगा तो जरूर, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, और आपको पता है कि चांद पर कोई भी मीडियम है ही नहीं। तो जब मीडियम ही नहीं है तो साउंड वेव ट्रैवल कहां करेगा? सो बात समझ में आती है? तो ये हमारे कुछ मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल हो गए। सेम इसमें ही आ जाता है नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, नॉन मैकेनिकल वेव्स बोले तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, यानी हम कह सकते हैं मटेरियल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि मटेरियल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड। सो बात समझ गए? तो वो वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम्स की जरूरत नहीं होती उसे हम नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं सनलाइट। पृथ्वी तक जो सूर्य से रोशनी आ रही है, जो सूरज से रोशनी आ रही है पृथ्वी तक, क्या उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत है? सोचो अगर मटेरियल मीडियम की जरूरत होती तो क्या वो रोशनी सूरज से पृथ्वी तक पहुंच पाती? शायद कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मीडियम जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ही तो है और कुछ हाइट तक ही है। बट अगर आप एक सर्टेन हाइट से ऊपर चले जाओगे तो उधर कोई मीडियम नहीं है, लेकिन साउंड वेव फिर भी लाइट वेव फिर भी ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब लाइट वेव के लिए अगर मीडियम हो तो भी ठीक है और नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइट वेव तब भी ट्रैवल करेगा। सो बात समझ रहे हो? तो ये हमारा लाइट वेव जितने भी हैं वो सारे के सारे नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। सो बात समझ में आती है? तो ये मैंने मीडियम के आधार पे वेव्स को दो पार्ट्स में तोड़ा। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की, तो इनको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत थी। ठीक है, तो उस मीडियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए मटेरियल मीडियम की, एक बार वो भी देख लेते हैं। इसमें अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात कर दें तो हमारा पहला प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी
यानी हमारा जो मीडियम है वो इलास्टिक होना चाहिए, मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, क्योंकि अगर मीडियम इलास्टिक नहीं होगा तो बॉडी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ ही नहीं पाएगी। जैसे आप लोग को मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ाया था कि हमारी बॉडीज दो तरह की होती हैं, एक इलास्टिक बॉडी, एक प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी हम किसे कहते थे? तो वो बॉडी जिससे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया और बॉडी ने वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लिया, तो उसे हम लोग कह देते थे इलास्टिक बॉडी। और वो बॉडी जो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद भी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाता था, उसे हम लोग प्लास्टिक बॉडी कहा करते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं रबर वाले बॉल की, जो रबर वाली बॉल होती है ना, कॉस्को वाली बॉल, अगर आप उसको ऐसे दबाओ और छोड़ दो तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। यानी कॉस्को वाली जो बॉल है वो आपका इलास्टिक बॉडी है। और वहीं अगर मैं टमाटर ले लूं और टमाटर को पकड़ के ऐसे दबा दूं तो क्या होगा? क्या वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर पाएगा? शायद नहीं, शायद के यकीनन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो टमाटर है आपका वो प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल है। एक बार घर पे जाके बोलना कि मम्मी टमाटर जो है वो प्लास्टिक बॉडी है, तो मम्मी तुम्हें बताएगी कि बेटा फिजिक्स क्या चीज होती है। ठीक है ना, तो समझ में आ रही है? तो ज्ञान वहीं देना जहां जरूरत हो। ओके, तो इलास्टिक बॉडी क्या, प्लास्टिक बॉडी क्या, वो क्लियर हो गई। और इलास्टिसिटी क्या थी? तो इलास्टिसिटी बॉडी की वो प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर पाता था, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहा करते थे। और प्लास्टिसिटी क्या था? तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करता था, उसे हम लोग प्लास्टिसिटी कहा करते थे। ठीक है, तो मीडियम का इलास्टिक होना बहुत जरूरी है। अगर मीडियम आपका इलास्टिक नहीं होगा तो मीडियम का पार्टिकल वापस से अपनी पोजीशन पे कैसे पहुंचेगा? तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई। तो बच्चों इसमें सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी वो इनर्शिया या मास है। और आपको पता है कि जब हमने पत्थर फेंका था पानी में, तो पत्थर फेंकने से क्या हुआ था? पत्थर की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो उन सभी पार्टिकल्स को ट्रांसफर हो गई थी ना, जो उसके साथ फिजिकली कांटेक्ट में थे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उन सभी पार्टिकल्स ने पत्थर की काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लिया और वो अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट करने लगे। फिर यही एनर्जी इनसे दूसरे पार्टिकल्स को ट्रांसफर हो गई और फिर वो भी ऑसिलेट करने लगे, और इस तरह से एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर ट्रांसफर होती चली गई और मीडियम के पार्टिकल्स अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते चले गए। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमने जब पत्थर फेंका तो पत्थर की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मीडियम के पार्टिकल्स ने स्टोर कर लिया। तो अगर पार्टिकल्स एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ एनर्जी के नाम पे हमारा काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला हाफ mv²। अब सोचो अगर पार्टिकल्स का अपना मास नहीं होगा, या ये कह ले कि पार्टिकल्स का अगर अपना इनर्शिया नहीं होगा, तो अगर मास जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो जीरो हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाएंगे, और अगर काइनेटिक एनर्जी ही स्टोर नहीं होगी तो पार्टिकल्स ऑसिलेट कैसे करेंगे, और अगर पार्टिकल्स ऑसिलेट ही नहीं करेंगे तो वेव बनेगी कैसे? यानी बात समझ में आती है? तो यहाँ पर जो सेकंड एसेंशियल प्रॉपर्टी है मीडियम की वो है इनर्शिया या फिर मास। और बच्चों इसमें हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है मिनिमम फ्रिक्शन, यानी जो फ्रिक्शन है वो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल उतना ही कम समय तक ऑसिलेट कर पाएगा। भाई सोचो अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है और आपने बॉडी को एक बार उसकी मीन पोजीशन से हटाकर किसी भी अदर पोजीशन पर लेकर आ गए, जैसे मान लीजिए आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर मैं इस स्प्रिंग को खींच के यहाँ से यहाँ कर दूं, यानी इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ ले आऊं और इसका छोड़ दूं, तो ये ऑसिलेट करता रहेगा और ये जीवन भर ऑसिलेट करता रहेगा अगर यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो क्या होगा? ये रुक जाएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है, तो इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। तो फ्रिक्शन जितना कम हो हमारे लिए उतना ही अच्छा है ना, क्योंकि पार्टिकल हमारा उतने लंबे समय तक ऑसिलेट कर पाएगा। यानी यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आपका मिनिमम फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन आपका कम से कम होना चाहिए। तो ये हमारी तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं एक मीडियम की टू प्रोपागेट अ वेव, एक वेव के ट्रैवल करने के लिए जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो तीन है। पहला इलास्टिसिटी हो गया, दूसरा इनर्शिया हो गया, तीसरा मिनिमम फ्रिक्शन हो गया। सो बच्चों ये तीनों प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो आई होप बच्चों आपको ये तीनों ही प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बाकी इसके बाद का जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।
तो अपना ध्यान रखिए और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके बाय।